नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू उत्तर के साथ देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी हर एग्जामों में आ सकते हैं और इसमें से हर क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आया हुआ है। उसकी फिर हम डिटेल्स में थोड़ा व्याख्या भी देखेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो महान न्यायवादी हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और भारत के महान न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 एक के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। यह भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। जो भारत के महान न्यायवादी हैं वो सर्वोच्च सबसे सुप्रीम कानून अधिकारी जो होते हैं वो महान न्यायवादी होते हैं। और ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो भारत के महान्यायवादी बने रहते हैं। उनके पद पे, अपने महान्यायवादी के पद पर राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार वो बने रहते हैं। दूसरा देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? हर जो सर्विस है, सेवा है, अगर वो त्यागपत्र दे सकता है। अगर इसी सेवा के दौरान अगर राष्ट्रपति भी अपनी सर्विस से, अपनी सेवा से त्यागपत्र देना चाहे तो किसे सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में दे करके सौंप सकते हैं। आइए देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) आर्टिकल 56(1)(a) में ये व्याख्या किया गया है, प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकते हैं। ये आर्टिकल 56(1)(a) में वर्णित है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आहारा से नेतृत्व प्रदान किए थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके विजिटर कौन बनाए गए थे? इसके विजिटर थे राष्ट्रपति। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के पहले विजिटर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था। इनको बनाया गया था, जिन्होंने 2006 में इसके पुनरुद्धार की कल्पना और प्रस्तावना रखा था। इन्होंने 2006 में ही नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की कल्पना रखा था। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की भी भूमिका रही है, तो इसके प्रथम विजिटर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 में क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और उनके शासन काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ। इसमें जो ब्रिटिश हुकूमत थे, ब्रिटिश शासन क्राउन थे, वो पहले कंपनी के शासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया, भारत से अपने शासन संभाला और जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का पद वो वायसराय कहलाने लगा। तो 1857 के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वही प्रथम वायसराय बने। ट्राई ब्रेकर एक शब्द है, किस खेल से संबंधित है? ऐसे ट्राई ब्रेकर इसको टेनिस से मानते हैं, लेकिन ट्राई ब्रेकर एक खेल से संबंधित है। जब ये तब माना जाता है जब कोई भी खेल बराबरी पर हो, जैसे टेनिस में इसमें इस्तेमाल होता है, जहाँ सेट के स्कोर 6-6 के होने पर यह एक निर्णायक गेम होता है। दोनों पार्टियों के जब 6-6 स्कोर हो जाते हैं तो निर्णायक पॉइंट के लिए ट्राई ब्रेकर खेलते हैं। इसका उपयोग शतरंज में भी होता है इस शब्द का, जहां निर्धारित बाजियों के साथ के बाद स्कोर बराबर होने पर ट्राई ब्रेकर खेला जाता है।
इसके अलावा एक समान शब्द है जिसका प्रयोग किसी भी प्रतियोगिता में टाई की स्थिति में विजेता का निर्णय करने के लिए किया जाता है। जैसे फुटबॉल में भी टाई हो जाता है, पेनाल्टी शूट आउट में होता है। तो टाई ब्रेकर का मतलब टाई, खेल बराबर होने से उसको तोड़ने के लिए ही टाई ब्रेकर होता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित टेनिस में है। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त सम्राट कुमार गुप्त थे। अभी इसका कुछ याद रखने में सिंपल सा है। कुमार बिहार के लोगों का लगभग टाइटल होता है और उसमें गुप्त जोड़ देना है। ये जो कुमार गुप्त हो गए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो गए। इन्होंने लगभग 427 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। यह दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। आवासीय मतलब यहाँ बच्चे या पढ़ने वाले छात्र यहाँ रह करके पढ़ते थे। यहाँ छात्रावास था, आवास था। और 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फलता फूलता रहा। 800 से अधिक साल तक ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय चलता रहा, फलता फूलता रहा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। इससे पहले वो कहाँ थी? 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल रही थी। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है, 25 जुलाई 2022 से अभी तक कंटिन्यू है। नेक्स्ट, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे? 23 23वें प्रमुख थे दीपक कपूर। 23वें सेना प्रमुख कौन थे? दीपक कपूर। अभी वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। दीपक कपूर जो थे 23वें थे और वर्तमान में अनिल चौहान है। जनरल दीपक कपूर ने 30 सितंबर 2007 को भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में और 31 अगस्त 2009 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। वायु सेना का प्रमुख है एयर चीफ मार्शल एपीसी। जो वायु सेना के प्रमुख है एपीसी हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट 10, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये सवाल रिपीटेड है, हमने इसको पहले पढ़ लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं भूषण रामकृष्ण गवई जी हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य का मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। जो राज्य का मंत्री परिषद है, मंत्री का परिषद वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की जो विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि यदि राज्य विधानसभा को मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रखता है तो सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से पद छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर विधानसभा में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब क्या है? यदि राज्य विधानसभा को मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रहता है तो सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बिहार सरकार ने पुल और सड़क निर्माण की विशेषज्ञता के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ
दिल्ली के साथ एक समझौता किया है, जबकि हाल ही में ये यूपी और बिहार को जोड़ने वाली गंगा पुल के निर्माण के लिए पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी ने अनुबंध किया है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 76% पर कृषि कार्य होता है बिहार में। बिहार में कुल 93.6 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में, बिहार का 93.6 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से 76.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सकल बुवाई होती है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 76% हिस्सा है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। मैंने पहले भी बताया कि जो राष्ट्रपति महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने होते हैं, और यह भारत का सबसे बड़ा कानून विधि का सलाहकार मुख्य विधिक अधिकारी होता है, और राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। जो भी नियमावली बनती है, विधिक सलाहकार कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 एक के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर की जाती है। जब नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर की जाती है आर्टिकल 76(1) के तहत, और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं वो भारत के महान्यायवादी बने रहते हैं। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता पूरी करनी होती है। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता और उन महान्यायवादी की योग्यता लगभग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो बनते हैं। बिहार में साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार थी। 2001 के अनुसार 46.65% थी। 46% 2001 की जनगणना। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता 47% थी लगभग। अभी वर्तमान 2011 की जनगणना हुई, उसमें 47 से 61.8% है साक्षरता। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद कहलाते हैं। ध्यानचंद किससे हैं? ये है हॉकी से। हॉकी इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे हैं। हॉकी के जादूगर जब वो मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। हॉकी का जादूगर 1000 से अधिक गोल दागे हैं, इसी 1000 से इनके हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान थे। ये खिलाड़ी भी थे और कप्तान थे। भारत में विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां था। फरीद खां था, लेकिन उन्हें फरीद के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने एक अकेले शेर को मारने के बाद शेरशाह की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक अकेले शेर को मार दिया था खुद से, इसलिए उन्हें शेरशाह कहा जाता है। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था। उन्होंने मात्र 5 साल तक शासन किया था। कई सुधारों की नींव रखी थी, जिन्हें बाद में मुगल साम्राज्य ने अपनाया था। जो सूर्य वंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी, उनके कुशल प्रशासन और भू राजस्व सुधार और दूरदर्शी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने भारत की शासन व्यवस्था पर अमिट छाप छोड़ी थी। शेरशाह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में देश भर से 72 प्रतिनिधियों की बैठक के साथ हुई थी। ओनली 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। प्रमुख प्रतिनिधियों में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, M.S. स्वामी मुदलियार, एस सुब्रमण्यम अय्यर और रमेश चंद्र दत्त शामिल थे। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट में बिहार का अग्रणी जिला पूर्णिया, जहाँ कटिहार, सहरसा और किशनगंज जैसे अन्य जिले भी जूट उत्पादन करते हैं। इन उत्तर पूर्वी जिलों में अधिक बारिश, ये बिहार के उत्तर और पूर्वी जिले हैं, इनमें अधिक बारिश होती है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। तो पूर्णिया जो है सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का हड़प नीति, इसी को बोलते हैं हड़प नीति। व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित था? तो व्यापगत या हड़प नीति का लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। व्यापगत के सिद्धांत हड़प नीति के सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित थे, जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल था। 1856 तक के गवर्नर जनरल थे। विद्रोह 1857 में हुआ था और उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत ब्रिटिश राज की एक विलय नीति थी, जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी वाले भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। जिस ऐसे राज्य जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसको हड़प नीति, व्यापगत नीति का सिद्धांत के कारण उसे ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया जाता था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो थी मीर कासिम की राजधानी थी। मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। उन्होंने 1762 में मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, ताकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके। तो 1762 में मुर्शिदाबाद से मुंगेर उन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुरु गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह 9वें सिख गुरु थे। कौन से? 9th, ये इम्पोर्टेंट है। 9वें सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के एकलौते बेटे थे। इनका कोई भाई नहीं था, ये अकेले थे, जिनका बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था और उनको गुरु गोविंद सिंह का बाद में उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया औराही हिंगना गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिला, अभी जो है अररिया, उस समय था पूर्णिया जिला के फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अररिया और फारबिसगंज में हुई। उन्होंने कोइराला परिवार के साथ रहते हुए नेपाल के विराटनगर आदर्श विश्वविद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई की, पूरी की। वो बिहार में भी पढ़ाई की और कोइराला परिवार जो नेपाल का था वहाँ भी रहकर उन्होंने पढ़ाई किया। फणीश्वरनाथ रेणु ने 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है से IAS पास करने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कमायनी जयशंकर प्रसाद, भारत के जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, महाकाव्य जयशंकर कमायनी, जिसे आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम और प्रतिनिधि साहित्य कृति में से एक। छायावादी युग के ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक माने जाते हैं और उसी की ये महाकाव्य है कमायनी।
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी। कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र चाणक्य नीति जो हम आज पढ़ते हैं या कौटिल्य क्या पढ़ते हैं, तो उन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचा गया एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। संस्कृत में लिखा ग्रंथ है चाणक्य ने। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा पुस्तक था अर्थशास्त्र, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित है। इसके लिखने का आधार जो है, आधारित क्या है, किस पे आधारित है? राजनीति पर, अर्थशास्त्र इकोनॉमी पर और सैन्य रणनीति पर आधारित है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। हालांकि यह नारा मूल रूप से मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़ा गया था और भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ इसे बुलंद किया था। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, क्रांति का खत्मा ना हो, अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध इसमें से कोई नहीं था। बक्सर के 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल का नवाब के बीच हुआ था 1764 में। शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? प्रमंडल 9 है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। प्रशासनिक संभाग है जो इस तरह 38 जिलों में विभाजित है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थी? सितारा देवी कथक नृत्य से। सितारा देवी कथक नृत्य से। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित थी। वह एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। कथक नृत्यांगना थी सितारा देवी, जिन्हें नृत्य सामग्री और कथक की रानी भी, जैसे कथक की रानी सितारा देवी जैसे नामों से भी जाना जाता है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 आजादी से पहले हुई थी। वर्ष 1916 में जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो इसके अधिकारिता में 11 न्यायमंडल और बिहार में और एक उड़ीसा में थे। 11 न्यायमंडल बिहार का और एक न्यायमंडल उड़ीसा में थे। वर्ष 1947 में बिहार में 13 न्यायमंडल, उड़ीसा में पहले ही 1965 में अपने स्वयं के एक पृथक उच्च न्यायालय के साथ एक पृथक प्रांत का गठन किया गया था। 1965 में एक पृथक प्रांत का गठन कर लिया गया था उड़ीसा में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर की जो मृत्यु थी पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी बिहार में आधुनिक राजगीर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ है। ये राजगीर के पास है और ये जैन तीर्थ है, जैन तीर्थ, जहाँ भगवान महावीर ने 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया था, जिनका उम्र 22 वर्ष था। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी जो है नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ है नेपाल में हुआ था। इनका जन्म 623 ईसा पूर्व दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान में स्थित लुम्बिनी के पवित्र क्षेत्र में हुआ था, जिसका प्रमाण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित स्तंभ पर अंकित शिलालेख में मिलता है। ये हमें कहाँ मिलता है? अशोक द्वारा लिखित एक शिलालेख है, 249 ईसा पूर्व में उसे लिखा गया था, उस पर उल्लेखित है। झारखंड देश कौन सा राज्य है? झारखंड देश का 28वां राज्य है। भारत का 28वां राज्य है, जिसके गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
लोकसभा सीट 40 है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार की लोकसभा सीट में 40 सीटें हैं। यह संख्या बिहार के संसद सदस्यों की संख्या को दर्शाती है जो केंद्रीय सरकार के निचले सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जो महिला अधिकार आंदोलन के साथ साथ समानता और मुक्ति के लिए महिलाओं की लड़ाई का स्मरण कराता है। किसके लिए? समानता और मुक्ति के लिए। समानता और मुक्ति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार मगध के हर्यक राजवंश के एक राजा थे। बिंबिसार हर्यक राजवंश का राजा था। उन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह 15 वर्ष की आयु में राजा बने और उन्होंने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। मगध साम्राज्य की नींव किसने रखा था? बिंबिसार। बिंबिसार को एक कुशल शासक और कूटनीतिक माना जाता है। उन्होंने वैवाहिक संबंधों और सैन्य विजयों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया गया? चंपारण में। प्रथम सत्याग्रह चंपारण में। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में 1917 में हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी 1917 में। ये चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? भारत के बाहर इजराइल में 2007 में नई शाखा खोला था एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। जो भारत के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर ₹5 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता। तीसरा कैसे है? पहला एचडीएफसी है और दूसरा आईसीआईसी है और 7वीं भारतीय कंपनी बन गया था। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क जो समूह है उसका नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है और भू राजनीतिक संघ भी है। इसके सदस्य देश कौन है? देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 2021 तक सार्क में दुनिया के 3% भूभाग क्षेत्र, दुनिया की 21% आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.2.1% अमेरिकी डॉलर मतलब 4.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये जो सार्क देशों के मिले हुए समूह से क्या क्या था? सार्क में दुनिया के 3% भूभाग, जो पूरा वर्ल्ड का जो भूभाग है उसका 3% इन कंट्री सार्क वालों के पास है। दुनिया के 21% आबादी, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन उसका 21% सार्क वालों के पास है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क की स्थापना ढाका में किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। यह संगठन आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है।
इसने 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी 26 जून 1945 को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, जिसका स्पष्ट मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। यहाँ राज्यों से संबंध देशों के बीच है, संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल हेल्प को बढ़ावा देना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के कार्यों के सामंजस्य के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है और इसके कई अन्य कार्यालय जिनेवा, नैरोबी, वियना और द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र में 6 प्रमुख संगठन है शामिल है। 6 कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामूहिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद, जो कई विशिष्ट एजेंसियों संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का निर्माण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। 193 होते हैं सहयोगी सदस्य देश और 2 हैं पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक देश 2 हैं। शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को औरंगजेब ने पुरंदर की संधि के बाद आगरा बुलाया था। औरंगजेब ने धोखे से उन्हें कैद कर लिया था। औरंगजेब ने शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और फलों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले में भाग निकले थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसे बंगाल का पहला विभाजन भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी का एक क्षेत्रीय पुनर्गठन था, जिसे ब्रिटिश राज के अधिकारियों द्वारा लागू किया गया था। इस पुनर्गठन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू बहुल पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया। इसका बंटवारा जो हुआ था, जो पूर्व में मुस्लिम बहुल थे, पश्चिम में जो थे हिंदू बहुल थे, उन दोनों को अलग करना था। 16 अक्टूबर 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन, 1905 में जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की और पश्चिम बंगाल को हिंदू और पूर्वी बंगाल को मुसलमानों के लिए लागू किया गया, लेकिन इसे मात्र 6 साल बाद रद्द कर दिया गया। विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक उद्देश्य था, लेकिन वास्तव में इसे फूट डालो राज करो की नीति के लिए रूप में माना जाता है। जो बंटवारा था कि उसको फूट डाला जाए हिंदू और मुस्लिम में, और राज करने की नीति के लिए था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जब भी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होगी, उसको बुलाता है राष्ट्रपति ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में यह के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। 108 में वर्णित है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत में 21 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। पटियाला में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान और भारतीय खेल प्राधिकरण की एक शैक्षणिक शाखा है, जो पंजाब के पटियाला शहर में राज्य के पूर्वी शाही परिवार में मोती बाग पैलेस में स्थित है।
जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। जसपाल राणा निशानेबाजी खेल से संबंधित है और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, जिसमें 1994 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 1995 कॉमनवेल्थ में 8 स्वर्ण पदक जीते थे जसपाल राणा। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से राजा भोज। राजा भोज मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख राजा थे जो मालवा क्षेत्र, मालवा जो भोपाल वाला इलाका है उसको बोलते हैं, मालवा क्षेत्र के परमार राजवंश से संबंधित थे। वह परमार वंश के सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे, जो परमार वंश के शासक थे राजा भोज। राजा भोज के नाम पर ही भोपाल का नाम भोजपाल करने की प्रस्तावना हुई थी, अभी भोपाल ही है। जिनका शासन लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक था। 1010 से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? जो दिल्ली का लाल किला उसमें स्थित मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाई थी। ये एक बहुत खूबसूरत और शांत प्रार्थना स्थल था जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनाया गया था। थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।